देखो भारत व उसके पड़ोसी देश के बारे में आपके इंडियन इकोनॉमी का ये लास्ट चैप्टर है इस साल का, ठीक है, समझाया चीज। अब अगर हम बात करें तो देखो ये चैप्टर जो है आपका नाम से पता चल गया होगा आपको, ये चैप्टर जो है बेसिकली 3 देशों के बारे में है, भारत और उसके पड़ोसी देश इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में, ठीक है। जो क्वेश्चन मेनली चैप्टर से पूछे जाते हैं ना वो बेसिकली ऐसे ही होते हैं कंपैरिजन बेस पे कि इनके आधार पर इनकी अर्थव्यवस्था या उसकी तुलना कीजिए, ठीक है। चाइना के रिफॉर्म्स के बारे में कुछ पूछ सकता है, बाकी आपको इंडिया का रिफॉर्म के बारे में तो पता ही है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंट पाथ जो था इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, यानी कि भारत, पाकिस्तान और चाइना का विकास पथ। हम सब जानते हैं क्या कि तीनों देश लगभग एक ही समय पर आजाद हुए थे। इंडिया जो आजाद हुआ था वो कब हुआ था? 1947 में, पाकिस्तान भी 1947 में, और जो हमारा चाइना था ना, चाइना ने ग्रो किया, कब किया था चाइना ने? तो चाइना का जो डेवलपमेंट कह सकते हैं, आजाद तो नहीं बट हाँ चाइना के अंदर जो रिपब्लिक आया था ना, चाइना के अंदर जो गणराज्य आया था वो कब आया था आपका? 1949 में, ठीक है। जब वहां पर क्या हुई थी? वहां पर हुई थी चीनी क्रांति। क्या हुई थी? चीनी क्रांति। जब वहां पे कौन सी पार्टी आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी। समझ रिश्वा, ठीक है भाई। तो कहते हैं जो डेवलपमेंट पाथ था तीनों ही देशों का, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, इंडिया आजाद होती है 1947 में, पाकिस्तान भी 1947 में, और जो चाइना था वो आजाद नहीं, हाँ चाइना के अंदर जो गणराज आया, रिपब्लिक आया, वो कब आया आपका? 1949 में। कौन सी क्रांति? चीनी क्रांति। जिसके बाद वहां पर कौन सरकार आती है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है, ठीक है तरुण। ना अगर हम बात करें एक एक करके, देखो तीनों की विकास नीति भी लगभग एक ही जैसी थी। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जो तीनों का जो डेवलपमेंट पॉलिसीज था वो भी कहीं ना कहीं डिट्टो था, सेम। बात करें इंडिया ने शुरुआत की पंचवर्षीय योजना के साथ। पहली पंचवर्षीय योजना की कब थी? 1951 में। और अभी जो 2017 था, इस 2017 में इसने अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी और अब यहां पर 10 ईयर पॉलिसी चालू हो चुकी है, यानी कि 10 वर्षीय योजना। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान ने अपनी 5 ईयर प्लानिंग यानी जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी वो कब की थी? 1956 में। और जो 2013 में इसने अपनी कौन सी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट की थी? 11वीं। और अगर हम बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना ने जो अपनी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी वो कब की थी? 1953 में 5 ईयर प्लानिंग, और 2016 में इसने भी अपनी कितनी कंप्लीट कर दी है? 13। अब अगर हम बात करें तो इंडिया व पाकिस्तान इन सभी ने एक ही जैसी पॉलिसी अपनाई थी, जिस पॉलिसी को हम कहते हैं क्या कि इन दोनों ने ही कहीं ना किस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंस दिखाई थी? पब्लिक सेक्टर के ऊपर, सरकारी क्षेत्र के ऊपर। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की नीति लगभग एक ही जैसी थी कि भाई सरकारी क्षेत्र पे अधिक भरोसा दिखाएंगे, यानी ज्यादातर जो इंडस्ट्री होगी वो किसके हाथों में होगी? पब्लिक सेक्टर के हाथ में, यानी कि सरकारी क्षेत्र के हाथों में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेट नहीं थे, प्राइवेट फर्म तो थे, बट हमने पढ़ रखा है 6 चैप्टर के अंदर, 5th चैप्टर के अंदर कि भाई पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंस था और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया था, निजी क्षेत्र को, ठीक है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना ने पूरी की पूरी डिपेंडेंस किसके ऊपर दिखा दी थी? पब्लिक सेक्टर के ऊपर। यानी कि चाइना के अंदर क्या था? साम्यवादी कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म को हम समझते हैं ना क्या होता है? जहां पे सब कुछ निजी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, सारा कुछ किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथों में होता है, ठीक है भाई। फिर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं क्या कि जो ग्रोथ रेट था ना 1980 तक, चाइना का, पाकिस्तान का, इंडिया का, लगभग तीनों का जो वृद्धि दर था वो समान था। यानी कि 1900 दर तक वो एक ऐसा समय था जब तीनों जो थे लगभग एक ही दर से ग्रो कर रहे थे तीनों, ठीक है। हाँ, इस बीच में इंडिया को 2-3 युद्ध का सामना करना पड़ा था, जैसे 1947 में पाकिस्तान के साथ, 62 में चाइना के साथ, 65 में दोबारा पाकिस्तान के साथ, और 71 में भी दोबारा पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसा था। अब अगर हम बात करें, देखना तुलनात्मक अध्ययन की बात करेंगे कि करके इनकी ना हम बात करते हैं इनके कंपैरेटिव स्टडी के बारे में, ठीक है। बट हाँ, इसको इससे पहले हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में तो ज्यादा बेटर जानते हैं, बट हमें चाइना के बारे में उतना नहीं पता, तो थोड़ा सा चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो चाइना बात करते हैं, ये एशिया के कौन से भाग में है? पूर्वी भागों में, ठीक है। और इसके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, पूर्वी तट के ऊपर कौन सी नदी है? कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, ठीक है भाई। और यह दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, ठीक है। और हाल के कुछ साल पहले ये दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी थी, ठीक है। सुना है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। हाल ही में उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ लिया, ठीक है, सही चीज। और यहां पर लगभग 29 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है भाई। हो गया तरुण कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, प्रशांत महासागर है,
दुनिया की तीसरी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है हमारा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 29 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है भाई, एक समय तक ये लार्जेस्ट पॉपुलेटेड और हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी था, ज्यादा जनसंख्या वाला देश, जिसे हाल ही में इंडिया ने पिछाड़ दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगर तो चाइना की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो सुना ध्यान से। तो चाइना की अर्थव्यवस्था की बात करें ना, तो इसकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, चाइना की इकोनॉमी को समझने के लिए हमें ना, मतलब चाइना की इकोनॉमी को समझने के लिए ना हम इसको दो फेज में बांट लेते हैं। एक 1949 से लेकर के 1978 और उसके बाद 1978 से 19 अब जो चल रहा है। ठीक है, मतलब चाइना की इकोनॉमी को समझने के लिए ना हम दो वे बना लेते हैं, अपना दो टाइप बना लेते हैं। एक 1949 से लेकर के 1978 और दूसरा 1978 के बाद से लेकर अब तक। जैसे इंडिया को समझते हैं ना, आपका 1947 से लेकर के 1991 तक और 91 के बाद से अब तक, क्योंकि 1991 में हमारे देश में क्या हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना, तो यहाँ पर भी 78 के अंदर ही क्या आई है, नई आर्थिक नीति आई है। तो अगर हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमी के अंदर हम देखेंगे तो तीन टर्म्स बहुत मेजर है, और ये तीन टर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके। पहला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कब स्टार्ट हुआ था, 1958 में है। क्या अभी बताऊंगा इन सबके बारे में। दूसरा, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, यानी कि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, 1965 से 66 के बीच में। और उसके बाद चाइना के अंदर सुधार होना 1978 में। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, यानी कि महान, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1958 में। किसके द्वारा, वहां के पीएम कौन थे आपके, माओ। अब बात करते हैं ना, देखो इसके अंदर क्या क्या बात था, समझना ध्यान से। तो इसके अंदर पहला ये था कि देश को ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, वो ये था भाई देश को मॉडर्नाइज करना है। देश को क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, यानी देश को आधुनिक बनाना है। ठीक है, और आधुनिक बनाने के लिए करना क्या है, तो इन्होंने देश के अंदर न्यू इंडस्ट्री सेटअप किए, नए नए उद्योग लगाए। दूसरा, और इन उद्योगों से क्या किया, मतलब उद्योग लगाए, उद्योग से कहा कि भाई आप न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करो, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे करेंगे, जहां पर उसका भी अपने आप ग्रो हो जाएगा। यानी कि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमारा कृषि भी बढ़ता चला जाएगा। पहला तो उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका, लोगों को ना ये कहा गया कि भाई आप अपने घर के बैकयार्ड में ना, जो जगह है, थोड़ी सी भी जगह हो, वहां पे आप कोई सा भी छोटा मोटा काम धंधा करना शुरू कर दो। ठीक है, इससे एक तो रोजगार बढ़ेगी और देश में कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रो होगा। ठीक है भाई, समझाया। लोगों को ये कहा गया कि आप अपने आंगन के अंदर कुछ भी उद्योग खोलो, उसके लिए इनको प्रेरित किया गया, सरकार की तरफ से इसको काफी ज्यादा मोटिवेट भी किया गया। और तीसरा जो चीज था वो ये था कि सरकार ने ये कहा कि भाई, मैंने कहा ना यहाँ पे कम्युनिज्म है, यानी कि साम्यवादी, जहां पे सब कुछ सरकार के हाथों में, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पर नहीं होती है। तो सरकार ने ना खेती की जो पॉलिसी बनाई, वो क्या बनाई, कम्यून सिस्टम, खेती के अंदर कम्यून पद्धति, जिसके अंदर क्या किया गया, सभी खेतों को एक जगह कर दिया गया। ठीक है, सारे खेतों को एक जगह कर दिया गया और सब लोग उस पर मिलकर के खेती करते थे। सही चीज। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 बाय माओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, इनके द्वारा जो था, इसके अंदर तीन बातें कही गई। सबसे पहला था देश को आधुनिक बनाना है, देश को मॉडर्न करना है, और मॉडर्न करने के लिए दो चीज किया गया, इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रियों को ध्यान दिया गया उनके ऊपर, और दूसरा उन इंडस्ट्री से कहा गया कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ, ऐसे यंत्र बनाओ जो कृषि को भी ग्रो करवाए। दूसरा, लोगों से यह कहा गया कि अपने घर के बैकयार्ड में, अपने घर के आंगन में क्या लगाओ, आप अपने घर के आंगन में लगाओ छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाओ, और उन इंडस्ट्री से देश की जीडीपी ग्रो करेगी और आपको भी रोजगार मिलता रहेगा। ठीक है, सरकार इनके लिए आपको मोटिवेट करती रहेगी समय समय पर। ठीक है, और तीसरा जो चीज था वो ये था हमारे पास क्या, कि फार्मिंग की कम्यून सिस्टम को लॉन्च किया गया, यानी कि कम्यून पद्धति, जिसमें सब लोग जो थे ना, एक गांव के बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर खेती करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्या होगा ना, जो रिस्क बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं रिस्क को सहने की, जोखिम को वहन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, समझा चीज। तो ये सारे काम थे, बट याद रखना इस पॉलिसी में आगे चल करके दिक्कत आ जाती है जब एक हैजार्डस ड्रॉट आता है, यानी कि भयानक सूखा पड़ता है 1960 के दशक में। कहां पर, चाइना के अंदर, जिससे लगभग 3 मिलियन लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है भाई, अब अगर हम आगे बात करें इन सबके बारे में, तो हम देखते हैं क्या, अब दूसरा जो चीज था ना, मैंने कहा तीन जो चीज है चाइना की इकोनॉमी को समझने के लिए, वो ये तीन चीज है। पहला हमने पढ़ लिया, अब दूसरा हमारे पास ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, यानी कि महान सर्वहारा क्रांति 1956 टू 1966। अब इसमें है क्या, देखो, तो महान सर्वहारा क्रांति था क्या, देखो इसके अंदर ना चाइना ने क्या किया, चाइना
आज जो डेवलप कर रहा है ना कहीं चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम भी अगर हम बात करें, चाइना जो फोकस करता है, मेनली फोकस करता है सीखो, जो चीज बन रही है उसको सीखो। और इसके लिए चाइना ने क्या किया, तो चाइना ने की सरकार ने इस पद्धति के द्वारा या इस क्रांति के द्वारा ये किया कि उन्होंने 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति प्रारंभ की, यानी कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन लागू किया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट्स थे या जो भी विशेषज्ञ हैं उन सबको कहा कि भाई आप गांव जाओ, गांव में जाओगे ना तो वहां पर देखो किसान खेती कर रहे हैं, उनसे खेती सीखो। अब खेती सीखने ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है भाई कि आने वाले समय के अंदर ना जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी इनके देश के अंदर, ठीक है, जनसंख्या तो ऐसे भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये कहा कि गांव जाओ, गांव में जाकर के ना फार्मिंग नॉलेज लो, उनसे कुछ सीखो। और साथ ही साथ इन्होंने अपने कुछ विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल नॉलेज लेने के लिए, औद्योगिक ज्ञान हासिल करने के लिए कहां भेजा, रूस भी भेजा। समझ चीज भाई, ताकि ये वहां से न्यू टेक्नोलॉजी सीख कर आए और देश के अंदर कुछ ना कुछ ग्रो करते रहे, ठीक है, या कुछ ना कुछ डेवलप करते रहे, ठीक है भाई। बट हम सब जानते हैं कि 1970s के बाद ना कहीं चाइना और रूस के अंदर, रूस उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ। तो उस पर 1970s के अराउंड ना कहीं यूएसएसआर और आपका चाइना के बीच में जो दरारें आनी चालू हो गई थी, जिसके बाद चाइना ने उन लोगों को वापस अपने यहाँ बुला लिया था, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को। सुना चीज, तो ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन यानी कि महान सर्वहारा क्रांति जो थी वो क्या थी, तो 1965 में से माओ के द्वारा भी लॉन्च किया गया। और इसके तहत ये था कि जो भाई आपके जो गांव, आपके जो चाइना के लोग हैं ना, खासकर स्टूडेंट्स या फिर जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ, उनको ये कहा गया कि आप सब गांव जाइए, गांव जा करके देखो फार्मर्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी सीखो, उनसे चीजें सीखो। क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी है वो ये थी कि हमारे पास कि तुम्हें वो बंदा ज्यादा बेहतर सिखा पाएगा जो एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल कर रहा है या जो उससे सदियों से करता चला आ रहा है। फार्मिंग के नॉलेज लेने के लिए प्लस में अपने कुछ लोगों को भेजा रूस, यूएसएसआर, वहां से इंडस्ट्रियल नॉलेज हासिल करने के लिए, ठीक है, समझ चीज भाई। तो ये सारे काम किए गए थे इसके द्वारा। तीसरा अगर हम बात बताते हैं, बट इन सब से ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे कि अपने भी देश में हमने देखा था कि 1947 से लेकर के 1991 तक भी हम भी भाई एक ही पॉलिसी रटे हुए थे, जिस पॉलिसी का नाम क्या था आपका, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, यानी कि आयात प्रतिस्थापन की नीति। भारत के अंदर भी ये था ना, आयात प्रतिस्थापन की नीति, जिसमें हम क्या करते थे, बाहर के किसी भी देशों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी जगह कुछ और खुद ही बनाएंगे या उसके बदले कुछ और खाना पीना चालू कर देंगे, ठीक है। हमने भी बहुत दिन तक यही चालू किया, बट एक समय पे हमें भी रियलाइज हुआ ना कि भाई इससे देश बढ़ नहीं रहा, कुछ ना कुछ कमियां नजर आई। तो वही था हमारे पास भी, चाइना को जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि स्वयं को ना बाहरी दुनिया से दूर रखना उनके लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है। और जो पुरानी नीतियां हैं उनके द्वारा वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो आपकी ओल्डर पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प नहीं करेगी ग्रो करने में। इसीलिए इन 1978 दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिफॉर्म्स, उन्होंने सोचना चालू कर दिया किसके बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, सुधार के बारे में। तो उनके यहाँ जो आर्थिक सुधार चालू होता है ना, वो होता है 1978 में। और वो बहुत, और ऐसा नहीं था कि रिफॉर्म्स अचानक से आया तेज चलता गया, नहीं, इसे स्टेप बाय स्टेप किया गया, अलग अलग स्टेप में। तो पहला स्टेप इसमें किसके था, तो जो पहला स्टेप था ना इसका, वो था आपका कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन्होंने क्या किया, देखो जो कम्यून सिस्टम था ना उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया, कहा कि भाई सब लोग इकट्ठे मिलकर खेती करते हो, एक काम करो, इन्होंने कुछ परिवारों को खेत दे दिए, ठीक है, और उनको कहा कि आप खेती करोगे, और उनको ना एक टैक्स कर दिया फिक्स कि तुम इतना टैक्स सरकार को दे देना, उसके बाद जितना बचता है वो सब तुम्हारा पैसा। समझ चीज, मतलब एक तरह से होता है ना कि अगर हम अपने गांव में, हम भाषा में कहते हैं कि एक टोल होता है, एक पिंड टाइप का, ठीक है, एक मतलब मान के चलो एक जाति के लोग जो होते हैं, एक समाज, कम्युनिटी, उनको थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी कि भाई ये तुम्हारी है, ये तुम लोग मिलकर खेती करो इसके ऊपर, और एक परिवार, इंडिविजुअल फैमिलीज को ये आप तुम इस पे खेती करना, और एक टैक्स, जो हमारा टैक्स है ना, वो टैक्स पे करने के बाद बाकी जितना भी फायदा वो सब तुम्हारा हो गया। तो सबसे पहला सुधार कहां किया गया, कृषि क्षेत्र के अंदर, कम्यून सिस्टम से हटा करके कम्यून पद्धति को डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया, और जो जमीनें थी ना वो कुछ परिवारों को बांट दी जाती थी, ठीक है, और उनसे कहा गया कि टैक्स देने के बाद, मतलब फार्मर्स परमिटेड टू कीप कंप्लीट इनकम आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, ठीक है भाई। पहला सुधार एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हुआ। दूसरा जो हम सुधार देखते हैं वो क्या था हमारे पास, दूसरा जो सुधार था ना हमारे पास, वो ये था हमारे पास कौन सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। उद्योग में क्या देखने को मिला, तो कुछ उद्योगों को निजीकरण हुआ। मैंने बताया था ना, यहां पर सारे उद्योग किसके हाथ में थे, सरकार के हाथ में थे।
बट सरकार ने क्या किया, कुछ उद्योगों को, कुछ इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, प्राइवेटाइज करना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे ना चाइना भी पूंजीवाद की तरफ आती जा रही थी, ठीक है, क्योंकि चाइना को, मैंने बताया ना, चाइना को इस बात, जब ये सारा हो इसलिए रहा है क्योंकि उस समय की जब हम बात करें ना, ये उस समय दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कहीं ना कहीं जो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, समाजवादी, ये सबसे ज्यादा कहां पर पॉपुलर थी, रूस के अंदर, रसिया में। बट रूस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी ना दिन प्रतिदिन, तो कहीं ना कहीं चाइना को लगा कि भाई जब वो उतना बड़ा देश, वो भी उस समय, मैं रूस की बात कर रहा हूं तो मैं एक देश की बात नहीं कर रहा, मैं उस समय 16 देश मिलकर के उस समय यूएसएसआर बनाते थे। जब उस 16 देश के द्वारा मिले हुए देश की हालत इतनी बुरी हो रही है दिन प्रतिदिन, तो चाइना को इस बात का रियलाइज हो गया कि अगर हमने ऐसा फॉलो करता रहा, हम तो अकेले ही हैं भाई, हमारा हालत कैसा हो जाएगा। तो इसलिए चाइना ने धीरे धीरे ना साइड बाय साइड धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया और सरकारी उद्योगों को कहा कि भाई आप कंपटीशन कीजिए, प्रतिस्पर्धा कीजिए, बेहतर करिए अपने आप को, ठीक है भाई। तो यही था हमारे पास, कुछ उद्योगों का निजीकरण हुआ और सरकारी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए फोर्स किया गया, कंपटीशन को फेस करने के लिए कहा गया, ठीक है। जो तीसरा था आपके पास वो था, यहां पर इन्होंने एक डुअल प्राइस पॉलिसी लेकर आते हैं, डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म्स। अब होता क्या है वहां पे, तो अभी तक देखो मैंने क्या था, समाजवादी था, सारा प्राइस कौन डिसाइड करती थी, सरकार। अब यहां पे इन्होंने दो प्राइस दिया, एक प्राइस जो सरकार डिसाइड कर रही है लोगों के कल्याण करने के लिए, और एक प्राइस वो भी था कि ये भी कह दिया कि अगर आप चाहो मार्केट वालों आपस में भी कुछ डील करिए, कोई नया प्राइस तय कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ, तो एक तरह से कहना कि ये अपनी इकोनॉमी को चेंज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। पहले इनकी इकोनॉमी जो थी पूरी तरह से कैसी थी, सोशलिज्म, बट धीरे धीरे वो अपने आप को कैपिटलिस्ट करने जा रहे हैं, यानी पूंजीवाद बनाने जा रहे हैं, ठीक है भाई। समझ भाई ये चीज, ये आपके 3 रिफॉर्म्स थे। और साथ ही साथ एक और जो मेजर रिफॉर्म्स था ना, वो ये था कि बाहरी देशों को ना अपनी ओर इंटरेक्ट करने के लिए, बाहरी देशों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया गया, SEZ बनाते हैं, जो हमने अपने देश में बहुत दिन बाद जाकर के बनाया। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिंपल भाषा में कहूं तो हमारे देश के अंदर दिल्ली में गुड़गांव, ठीक है, नोएडा, ऐसे इलाके, उद्योग नगर, ये ऐसे इलाके जहां पर आप इंडस्ट्रीज ग्रो करवाते हो, ये ऐसे इलाके होते हैं ना बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं ना आमतौर पे जहां पे सरकार क्या करती है, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्री लगाने के लिए। वहां पर सरकार क्या करती है, बिजली का जो दर होता है ना, जो आपका बिजली बिल होती है पर यूनिट, वो भी कम कर देती है। रोड अच्छे बना देगी कि भाई तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा अवेलेबल। तो ये पूरा एक ऐसा एरिया बनाया जहां पर क्या हो सके, इंडस्ट्री सेटअप हो सके, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि कोई भी बाहरी वाला बंदा जब भी आएगा कंपनी लगाने के लिए आपके यहाँ, तो आपको ये सोचेगा कि भाई इस एरिया में मुझे क्या है, तो एक ही एरिया पे उन्हें सारा चीज बेनिफिट प्रोवाइड करवा देना, मार्केट अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, वो अपनी इंडस्ट्री वहां पर लगाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज किया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका रिफॉर्म्स था 1978 में, वो क्या हुआ, धीरे धीरे किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम्यून पद्धति को हटा करके इंडिविजुअल फार्मिंग्स पे फोकस किया गया, टैक्स के बदले सारा कुछ किसान का। दूसरा जो चीज था वो ये था, हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया गया, कुछ उद्योगों को प्राइवेटाइज किया गया, निजीकरण किया गया, और सरकार को कहा गया कि आप अपनी कंपनियों को क्या करो, अपनी कंपनियों को कंपटीशन में लेकर आओ, ठीक है। तीसरा, दोहरी पॉलिसी आती है प्राइस की, डुअल प्राइस कॉन्सेप्ट लेकर कर आता है। एक तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और दूसरा मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की एक्टिविटीज के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एंड देन फोर्थ था हमारे पास SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, तो जिससे उद्योगों को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। काफी ज्यादा फैसिलिटी देती है, काफी ज्यादा रिबेट्स देते हैं, काफी ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। अब अगर हम बात करते हैं ये तो देखो मैंने कहा ना चाइना के बारे में पूरा कुछ था। अब हम कंपैरिजन करेंगे 1 बाय 1 सबके बारे में, ठीक है। सबसे पहला कंपैरिजन होता है आपके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, यानी कि जनांकिकीय रूपरेखा, ठीक है। देखो जनसंख्या की बात करते हैं, भारत हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। नाउअडेज इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है भाई। सेकेंड प्लेस है चाइना का। पाक जो है वो पूरी दुनिया में 6ठे स्थान पर आता है, पाकिस्तान, ठीक है। चीन ने, अच्छा अब हम थोड़ा सा और जाते हैं, जब 1978 में सुधार हुआ था ना, तो उसके बाद चाइना ने देखा कि भाई पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो उन्होंने एक और सुधार किया था, वो ये था आपका 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चे की नीति लेकर आना, ठीक है भाई। तो चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था, जिसके बाद जो चीन में ना जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कितना हो गया, 0.5%, यानी बेसिकली 1% ग्रोथ भी नहीं हो रही थी उनकी, ठीक है, बहुत कम, कंट्रोल में लेकर आए। जबकि भारत का ये कितना है आज के टाइम में,
2.2%। 2015-17 में ना इसको हटा दिया गया है, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया गया, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी से हो क्या गया था चाइना के अंदर कि देश के अंदर ना बूढ़े लोग ज्यादा हो गए थे, या हम कहते हैं ना कि हमने पढ़ा था वर्कफोर्स यानी कि जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और लेबर फोर्स कौन से होते हैं, जो काम कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक। तो देश के अंदर ना हो क्या गया था, वर्कफोर्स के अंदर ना बूढ़े लोग या फिर नौजवानों की कमी हो गई थी, तो इसके लिए सरकार ने अब इसको हटा दिया। अब तो सरकार वहां पे इनाम देती है कि जो बच्चा ज्यादा पैदा करेगा तो उसको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा है, दोबारा से ग्रो करवा रही है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं वो क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व होता क्या, समझना ध्यान से, ये सारा टॉपिक है इसके अंदर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आपसे बोलता है ना क्वेश्चन कि भाई कंपैरिजन द इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, यानी कि जनांकीय रूपरेखा के आधार पर आप तीनों में कंपेयर कीजिए, तो पहले हम बताएंगे जनसंख्या के आधार पर कैसा है, दूसरा हम बताते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि देश के अंदर ना 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है भाई। तो कहते हैं क्या कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पर, 448। अब आपको कहेगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें ना जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उस क्षेत्रफल में ना भारत के अंदर सब कुछ आ जाता है, नदी वाला इलाका भी आ जाता है, नदी के अंदर थोड़ा लोग रहेंगे पर काउंट तो कर रहे हैं, पहाड़ी इलाके भी आ जाते हैं, वहां पे बहुत कम देखने को मिलता है आपको, रेगिस्तान भी काउंट हो जाता है हमारा, पर रेगिस्तान तो रहेंगे नहीं ना हम लोग, तो इसलिए सब कुछ मिलाकर के जब एवरेज निकलता है ना, एवरेज बहुत कम हो जाता है। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें जो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे जो लोग रह रहे हैं वो कितने लोग रह रहे हैं, 448। पाकिस्तान में 326, और वहीं चाइना की बात करें तो केवल कितने लोग हैं, 151, ठीक है, क्योंकि चाइना हमारे हिसाब से क्षेत्रफल से बहुत बड़ा देश है, ठीक है। दूसरा अगर हम तीसरा हम बात करते हैं आपका सेक्स रेशियो के बारे में, यानी कि लिंग अनुपात। लिंग अनुपात को समझते हो ना आप, पर 1000 बॉय के ऊपर कितनी गर्ल्स अवेलेबल है हमारे यहाँ, ठीक है। तो भारत में हजार मेल पर कितने फीमेल हैं, 929, ठीक है। ये सारा डाटा मैंने अभी करंट का निकाल कर देखा है आपको, ठीक है। तो आप लोग ना इसके इर्द गिर्द चल सकते हो, 900 920 समथिंग ऐसे कर देना, ठीक है। अब चाइना के अंदर, या फिर आपने बस ये ध्यान रखना कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो इंडिया हम देख रहे हैं कि इंडिया में 1000 पे कितनी है महिलाएं, 929, चाइना में 941 और पाकिस्तान में 947। भारत में जो है वो सबसे कम है, ठीक है। ये इसके मामले में भारत पिछड़ा रह गया। दूसरा अगर हम बताते हैं, चौथा वो होता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें ना तो चाइना में कितने परसेंट शहर हैं, तो चाइना में ना 56% अर्बनाइजेशन है, शहरी क्षेत्र है, ठीक है। इंडिया में 33, पाकिस्तान में 39, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे रूरल एरिया ज्यादा है, ग्रामीण डिपेंडेंस ज्यादा है, ठीक है भाई, समझ भाई। पाकिस्तान में 39 इसलिए दिख रहा है हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल भी छोटा है, ठीक है भाई, समझ भाई। तो अगर आपसे बोलता है ना कि जनांकीय रूपरेखा के आधार पर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के आधार पर बताइए, तीनों में कंपैरिजन किए, तो हम कहेंगे जनसंख्या के आधार पर चाइना ज्यादा, उसके पाकिस्तान इंडिया ज्यादा, फिर चाइना, उसके बाद पाकिस्तान छठे नंबर पर। फिर अगर हम बात करेंगे डेंसिटी के आधार पर, तो डेंसिटी में कौन ज्यादा है हमारे पास, तो इंडिया सबसे ज्यादा, उसके बाद पाकिस्तान, देन चाइना। और फिर तीसरा सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, चाइना, उसके बाद अगर हम सॉरी उससे भी अच्छा पाकिस्तान है, पाकिस्तान, देन चाइना, देन आपका इंडिया। और अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन में तो चाइना सबसे बेटर है, देन पाकिस्तान और फिर आपका इंडिया। समझ चीज आ गया। अब अगर अगला बात करेंगे, देखना ध्यान से, अब ये हमारे पास, अब हम बात करते हैं क्षेत्रवार योगदान, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके, क्षेत्रवार, क्षेत्रवाद नहीं होता, क्षेत्रवार है, ठीक है। तो क्षेत्रवार योगदान यानी कि आपका स्ट्रक्चरल सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, ये सारा डेटा आपका ना 2016 के आधार पर दे रखा है, ठीक है। बात करिए अगर हम देखो समझा, सेक्टर 3 सेक्टर होते हैं ना हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर जो हो गया हमारे पास द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी, और ये हो गया तीसरा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, यानी आपका थर्ड सेक्टर है। बात करते हैं, देखो जीडीपी में योगदान, सबसे पहले समझना भारत के अंदर ना कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा योगदान आता है। तो आज के टाइम में भारत में ना सर्विस सेक्टर जो थर्ड सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र, वहां से लगभग कितना परसेंट का योगदान आ रहा है जीडीपी में, 53%। उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर से, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से। जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी सेम यही है, ठीक है। और मतलब पाकिस्तान के अंदर बात करेंगे तो थर्ड सेक्टर पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आपका इंडस्ट्रीज का, सॉरी उसके बाद आपका पहले है आपका एग्रीकल्चर, फिर आपका उद्योग क्षेत्र में। और ऐसे अगर चाइना की बात करें तो सबसे ज्यादा
सर्विस सेक्टर पे, इंडस्ट्रीज पे। अच्छा देखो दिक्कत पता है क्या है, चाइना का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हमें क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, देखो आमतौर पे ना क्या होता है हमारे पास कि कोई भी देश का बेटर परफॉर्मेंस तब माना जाता है जब वो फर्स्ट सेक्टर से सेकंड और सेकंड से थर्ड की तरफ जाने लगे, ठीक है। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट हो वो ज्यादा ना दिखे सेकंड और थर्ड सेक्टर के अंदर। चाइना की अगर हम बात करें, देखो चाइना ज्यादा थर्ड सेक्टर पे डिपेंडेंस हमारा ये शो कर रहा है कि हमारे पास ना खुद के इंडस्ट्रीज बहुत कम है, या खुद के इंडस्ट्रीज में ज्यादा मादा नहीं है, हम दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर कौन से आते हैं लोग, कॉल सेंटर, बीमा ये सारे लोग ना, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तो कहीं ना कहीं थर्ड सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंस ये शो कर रहा है कि हमारी इंडस्ट्री उतनी कैपेबल नहीं है, ठीक है। बट चाइना में आप देख रहे हो थर्ड सेक्टर में भी है और सेकेंड सेक्टर में भी है, ठीक है। क्योंकि थर्ड सेक्टर तो एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, बट अगर हमारा जो सेकेंड सेक्टर है यानी कि जो इंडस्ट्री, उद्योग, वो जितना अच्छा रहता है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीडीपी कब ग्रो होती है, जब देश में प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन का मेजर सोर्स होना चाहिए किसी भी देश के अंदर, वो क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई, जो कि चाइना का बेटर है, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें कार्यबल, वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है कि वास्तव में काम कर रहे लोगों की संख्या। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में आप देखते हो तो कितने लोग काम कर, अब देखो इंडिया में देखा जाए तो जीडीपी से योगदान सबसे कम कहां से आ रहा है, कृषि से, बट सबसे ज्यादा लोग काम कहां पे लग करे हुए हैं, और ये दिखा रहा है क्या, ये दिखा रहा है देश के अंदर क्या, बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, डिस्ग्यूस्ड यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, सुना है चीज, सबसे कम योगदान है जीडीपी में इसका, बट सबसे ज्यादा लोग यहीं पे काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरा 21 में दूसरा हो गया आपका सर्विस सेक्टर, फिर हो गया आपका इंडस्ट्री। वहीं चाइना की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका, देखो इनमें आप देख रहे हो सब कुछ सेम है, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ठीक ठाक लग रहा है, एवरेज में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो चाइना का परफॉर्मेंस अगर आपसे बोलता है कि अगर हम स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, सेक्टरल यानी कि क्षेत्रवार योगदान की बात करें, तो चाइना दोनों ही मायने में, जीडीपी में योगदान हो या फिर वर्क फोर्स की बात हो, कार्यबल की बात हो, दोनों ही केसेस में चाइना बहुत आगे चलता है हमसे, ठीक है भाई। हाँ, आपको बस मैं ये ध्यान रखना, आप लिखोगे कैसे तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर लगभग 18-19% या 20% तक लोग जो है वो जो योगदान है जीडीपी का वो कृषि से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, बट ज्यादा लोग कहां पे लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। ये कहना कि देश के अंदर बेरोजगारी को शो करता है, छिपी बेरोजगारी को। बट वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में अगर आप देखोगे तो एक औसत बना रहता है, ठीक है भाई, एवरेज बना रहता है। ये हो गया, ये हो गया। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जनांकीय रूपरेखा, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने पढ़ा सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, क्षेत्रवार योगदान। अब जो हमारे पास होता है वो है मानव विकास सूचकांक के आधार पर समझना। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, एचडीआई क्या होता है, तो कहते हैं ना जो यूएनओ जानते हो सब लोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका ना एक अंग है, या आप कह सकते हो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये हर साल ना एक रैंक देती है सभी देशों को, लगभग 196 देशों को ये रैंक देती है, ठीक है। हमारे यहाँ ना अगर पूरी दुनिया में बात करें तो 204 के समथिंग कंट्रीज जो फीफा में लिस्टेड है, पर ये जो है वो केवल कितने देशों का रैंक देती है, 196-198 के करीब, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि जो आपका एचडीआई की रिपोर्ट है बनाते हैं यूएनडीपी के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो रिपोर्ट है ना, या ये जो रैंक दी जाती है, ये दी जाती है कुछ मेजर बेसिस के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर, माप के ऊपर, जैसे जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वहां पर, कितने जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने लोग साफ पानी पी रहे हैं, कितने लोग स्वच्छ हैं, कितने लोग कुपोषित है, इन सब के आधार पर क्या होता है, एक रैंक दिया जाता है, ठीक है भाई, अलग अलग बेसिस के ऊपर। तो सभी के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, तो अगर हम हाल ही की रिपोर्ट की बात बताएं ना, जो 2023 की जो रैंक आई थी उसमें इंडिया की रैंक आती है 196 देशों में से कितनी, 134, बहुत खराब है। अब जो नंबर 1 रहता है ना वो सबसे बेहतर है, याद रखना, और जो जितना नंबर पीछे जा रहा है वो उतना बेकार है। कि आप 196 लिस्ट बनी, उसमें आप नीचे से 134 में पे हो, है चीज, ऊपर से 134 पे नहीं हो, नीचे से आप जा रहे हो, 196 है तो नीचे से गिनना चालू किया तो 134, अच्छा हम इंडिया वाले यहाँ पर, ठीक है। तो जो नंबर 1 पे रहेगा ना वो बेटर है, जो 20 से अच्छा करता है बहुत बढ़िया, 50 से भी ठीक ठाक है, पर जो 100 के नीचे चला गया तो समझ लो वहां पर देश की जो जनता है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें इंडिया की रैंक कितनी है, 134, पाकिस्तान की और बेकार 161, और वहीं अगर हम बात करें तो चाइना की जो रैंक है वो 61 है, काफी बेटर है हमसे, ठीक है भाई।
तो यानी इसका मतलब इसमें सब कुछ दिखाया जाता है कि वहां पे लोगों का रहन सहन कैसा है, लोग कितने लोग ऐसे जो साफ पानी पी रहे हैं, सब कुछ। तो इंडिया की रैंक आपको समझ आ गई ना, 134 थी अभी हाल ही में। इस रैंक को आप याद रख सकते हो क्योंकि ये चीज ना कंपैरिजन में आप लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये हाल ही की रैंक है, तो 134, 161 और 61, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, देखो ये इसमें आप अलग अलग चीजों पे, मैंने कहा था अलग अलग चीजों पे दिखाया जाता है। तो बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा आपको पता है ना कि एक व्यक्ति औसतन कितना जीता है। तो अगर इसकी बात करें तो इंडिया में एक व्यक्ति औसतन कितना जीता है, 67.3 ईयर, लगभग 67 साल। बात करें चाइना में कितना जीता है, 71 साल। और वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान में कितना है, 66। अब आप लोग ये कहोगे कि चाइना के अंदर तो हम देखते हैं भाई जंक फूड खा रहे हैं, ये कुछ भी खा रहे हैं, फिर भी इतना जीते हैं। तो अदर फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि भाई स्वच्छ जल मिल रहा है, स्वस्थ वातावरण है हमारे पास, पॉल्यूशन नहीं है। बट इंडिया में आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। शिशु मृत्यु दर आपको पता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है हमारे पास, कि मान के चलो इस साल क्या हुआ, 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो उस 1000 बच्चे जन्मों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक साल के अंदर टैब बोल जाएंगे या एक साल के अंदर मर जाएंगे, सही चीज। तो उनको हम कहेंगे क्या, शिशु मृत्यु दर। भारत की अगर बात करें ना तो भारत में 1000 में से लगभग 2.5 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो जन्मे एक साल के अंदर मर जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान में कितना है, सॉरी 26 नहीं, 2 पॉइंट नहीं, सॉरी 26 है। मतलब भारत के अंदर ना 1000 में से 26 बच्चे ऐसे हैं जो एक साल के आज जन्मे तो एक साल के अंदर ही मर जाते हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है देश के अंदर ना जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है। मतलब बच्चे तो पैदा हो रहे हैं बट माँ को उनको खिलाने के लिए कुछ है नहीं, उनको पालने पोसने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। गरीबी, सही, सब कुछ दिखा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की स्थिति की तो बात ही ना की जाए तो बहुत बेकार होगी। 51 1000 में से 50 बच्चे तो मर रही हैं, ठीक है भाई। और चाइना की बात करें तो 4, बस केवल 4, समझो बहुत कहें, और 4 उतना मायने नहीं रख रहा हमारे लिए, ठीक है। उतने तो हम अपने देश में लड़कियों को पैदा होते ही गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, ठीक है। तो ये सही है ये चीज, तो ये हमारे, तो आप ये समझ सकते हो। अब बात करें अगर कोई सुना ध्यान से, ओए अब बात करते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहना। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने का मतलब क्या है हमारे देश में, कि कितने लोग ऐसे हैं ना जो गरीबी रेखा। अब गरीबी रेखा का हमने पढ़ रखा है, जो पॉवर्टी लाइन होती है ना, गरीबी रेखा ये है क्या, तो एक स्टैंडर्ड लाइन है जो ये तय करती है कि देश में कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। और इसे हम 2 आधार पर नापते थे, कंजम्पशन के आधार पर, उपभोग के आधार पर, और एक इनकम के आधार पर, है ना, अलग अलग है। कि हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति प्रति माह 900 या कुछ समथिंग रुपए कमाता है तो वो गरीब माना जाएगा, अगर 2400 कैलोरी प्राप्त करता है तो गरीब माना जाएगा। ये स्टैंडर्ड लाइन होती है, ठीक है। आपको उससे मैटर नहीं करना क्योंकि वो पॉवर्टी का चैप्टर था, वो आ नहीं रहा आप लोगों में, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, देखो तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो है, मैनी पीपल लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे तो इंडिया का कितना परसेंट है, 37%। यानी 100 में से हर 37 बंदा ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे चल रहा है। मैप देख लो, ठीक है भाई, गिन ले 1 2 3 4 5 6 36 37, ठीक है। सब लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। चाइना की बात करेंगे तो चाइना में भी आपको मिल जाएगा 32%। चाइना में, सॉरी पाकिस्तान के अंदर 44%। यानी गरीब हर जगह है, ठीक है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या वो। अब वो अलग बात है कि पर देखो चाइना के अंदर भी आपको गरीब दिख रहा है, बट चाइना के अंदर ना ये नहीं हुआ, ऐसे भारत के अंदर हम बताते हैं ना कि वो व्यक्ति गरीब है जो मंथली 900 रुपए नहीं कमा पा रहा एवरेज। बट चाइना के अंदर क्या होगा कि भाई 1200 या 1000 2000 3000 रुपए नहीं कमा पा रहा है। हो सकता है कि एक साइकिल ना हो जिसके पास, जैसे कि अमेरिका का हमने पढ़ा है ना कि जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है। तो अलग लेवल होता है, हमारे देश में अलग, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अगर अगला बात करें तो देखो मातृ मृत्यु दर, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कितनी माताएं ऐसी हैं जो बच्चों को जन्म देने के साथ ही मर जाती हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें तो 2010 के अंदर ना भारत का जो आंकड़ा था वो था क्या, 1000 में से 131 माताएं ऐसी थी। मतलब हमने देखा बच्चे केवल 26 मर रहे हैं पर माताएं और जल्दी मर जाती थी, ज्यादा मर रही हैं 131 माताएं। बट वहीं अगर बात करें 2021 में कितना हो गया, 97, इंप्रूव किया हमने। पाकिस्तान की बात करें तो 276 था, अब कितना हो गया हमारे पास 202। और बात करें चाइना के अंदर तो कितना है 15, और अब कितना है 14। सही है चीज, सही चीज, बहुत कम है, बहुत कम सर। इतना तो हमारे देश में बहुओं को दहेज के नाम पे जला दिया जाता है सर। तो ये है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि काफी, इतना तो हम देश में काउंट भी नहीं करेंगे कहां 14 लोग हैं, ठीक है। तो समझ आप ये चीज। अगला अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं।
अब देखो पर कैपिटा इनकम हमारे देश में ये सुनकर आपको लगेगा अरे वाह कितना लोग कमा रहे हैं हम लोग भाई। इंडिया वाले का देखना 6,092 यूएस डॉलर, अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 48,000 के करीब चला जाएगा। 48,000 के करीब चलाएगा नहीं, 48,000 भी नहीं, 4,80,000 के करीब चला जाएगा। ठीक है, तो लग रहा है कि भाई एक बंदा जो है वो पूरे साल में कितना कमा रहा है, 4,80,000। मंथली कितना हो गया ये, 12 चौक 48, 40,000 हो गया, 40,000 कमा रहा है। ठीक है, लग रहा है ना ऐसा। अब आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे देश का 75% जो पैसा है वो देश के केवल 15 परिवारों के पास है। ठीक है, 15 परिवार केवल, हम 15 फैमिलीज। ठीक, अरे उसी में से केवल एक अंबानी परिवार हटा लो ना। ठीक है, अंबानी अडानी हटा लो बस, उसका तो कही है। तो क्या है समझ चीज, तो आप ये समझना यहां से प्रति व्यक्ति आज देखने मिलेगा कि वाह भाई देश के अंदर तो हर व्यक्ति 40,000 रुपए कमा रहा है, काफी अच्छा है। बट आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में जो 15% के 15 परिवारों के पास 75% इनकम है देश की। ठीक है, और बाकी जो बच गए इतने सारे परिवार वो कुल मिलाकर कितना बना रहे हैं, केवल 25% कमा रहे हैं। फिर कुछ है ही नहीं हमारे देश में फिर तो। ठीक है, चाइना की बात करते हैं तो चाइना में बहुत बेटर है, 14,400 यूएस डॉलर। और वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 4,866 यूएस डॉलर है। ठीक है, अब अगर बात करें देखो, अब अगला कंपैरिजन, तो आप यहां पे अभी तक हमने जितना भी एलिमेंट पढ़ा सब में देखा जाए तो आपको देखो, अब आपको ना ये एक सिनेरियो मिल चुका होगा कि जब भी आपसे कहेगा ना कंपैरिजन कीजिए तो आप कंपैरिजन कर दोगे किसके बारे में, आप कंपैरिजन कर दोगे सबके बारे में। आप 5-6 पॉइंट तो आपको याद आएगा ना कि भाई सेक्स रेशियो, जो सेक्स रेशियो आपका लिंग अनुपात, उसमें ज्यादा बेटर कौन था, पाकिस्तान। फिर उसके बाद कौन हो गए, हमारी चाइना। फिर उसके बाद हम। फिर आप याद रख सकते हो किसके बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें अगर हम देखेंगे तो चाइना सबसे बेटर, चाइना को सब में बेटर कर देना भाई, चाइना बेटर, इंडिया ये शिशु मृत्यु दर, इस वाले में अगर आप देखोगे पाकिस्तान को सब में पीछे कर देना, चाइना इंडिया पाकिस्तान, बस सर नंबर दे देंगे। ठीक कहेंगे सर, ठीक है सर चीज भाई। अब अगला बात करते हैं, एक होता है हमारे पास स्वस्थ जल तक पहुंच, एक्सेस टू इंप्रूव्ड वाटर, यानी कि बेहतर पानी। तो स्वस्थ जल का मतलब यह है कि स्वस्थ जल का मतलब है एक ऐसा पानी जो ठीक ठाक हो। ठीक है, हाँ। और अगर हम बात करें और प्रतिदिन देखो, और प्रतिदिन हर व्यक्ति को कितना पानी मिलता है, उसके पास इतना पानी हो, 20 लीटर का पानी हो। ठीक है, वो बात अलग है कि अभी मेरे ट्यूशन के अंदर नहीं है पानी, वो बात अलग है। ठीक है, तो देखो चाइना में कितना परसेंट है भाई, 96% व्यक्ति ऐसे हैं, 100 में से 96 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको स्वस्थ जल मिल जाता है। तो एक होता है स्वस्थ जल, यानी कि एक हेल्दी वाटर है हमारे पास, और एक होता है स्वच्छ जल, दोनों में अंतर है। एक स्वस्थ जल है और एक स्वच्छ जल है। स्वस्थ जल का तो मतलब हो गया कि हाँ भाई पीने के लिए जितना पानी चाहिए उतना मिल जाए। अब उसमें भी स्वच्छ कितना मिल रहा है तो वो अलग होगा, अभी बताऊंगा। स्वस्थ का मतलब है कि हाँ भाई हमारे शरीर को इतना पानी चाहिए, इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर कितना है, 96, इंडिया में 94, पाकिस्तान को सबसे पीछे करते चलो, आपका बनता जाएगा आंकड़ा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें स्वच्छ के बारे में, उत्तम स्वच्छ जल कितने लोगों को मिलता है, तो चाइना में अभी बहुत कम हो गया 77, इंडिया में आपका बहुत कम है। अब इंडिया में हम यहां से हम पीछे चले गए पाकिस्तान से। भारत के अंदर अगर बात करें ना तो स्वस्थ जल यानी कि पानी कितना मिलना चाहिए वो तो सबको मिल रहा है, यहां पर भी पानी सबको मिल जाता है ना, पानी आ जाता है सबको मिल जाता है, बट वो पानी पी के देखो तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो वही है हमारे पास, तो पानी सबको मिल गया, बट पानी कितना स्वच्छ है उसमें हम पीछे चले जाएंगे भाई। ठीक है, 40% केवल। ठीक है, और ये कारण है हमारे देश में मृत्यु रेट बढ़ने का। कई कारण है हमारे पास कि हमारे पास जो वाटर लेवल नहीं बोला, वाटर टेबल बोल रहा हूं। वाटर टेबल पता है क्या होता है, अंडरग्राउंड में कितना पानी कितने लेवल तक चलता है। हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती चली गई और हम लोगों ने एक्सेस कंजम्पशन करना चालू कर दिया, जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, और कई कारण है, यमुना नदी से हमारे देश में, हमारे यहाँ बहुत पानी आता है, उसमें क्या मिल रहा है, केमिकल मिलता जा रहा है। गंगा नदी में लाशें बहा दी जाती हैं, राख बहा दी जाती हैं, पियो पानी भाई। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, या हम ये कह सकते हैं लाशों को जलाएं भाई। और हमारे पास फिर क्या है, और फिर एक बार अगर बाढ़ आ जाए तो कितनी नदियां बस बर्बाद। सही चीज भाई। तो ये सारे कारण है, जिसके कारण हमारा देश जो है, देखा मैंने यही सबका रीजन बताया
कि हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लग रहे हैं बट समय के साथ पिछड़ते चले जाएंगे, वो यही सब कारण है। और अगर हम बात बताएं कुपोषित जनसंख्या, मेरी बात छोड़ करके, चाइना में 9% रहती है केवल, भारत के अंदर 39 और पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है भाई, उसका मेन कारण है हमारे पास ये, ठीक है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। एक ही ट्रिक है, चाइना को नंबर बनाओ, इंडिया दूसरे में कर दो और पाकिस्तान को, और दो चीज इसमें हम पीछे हैं, सेक्स रेशियो में और एक स्वच्छ जल में, इन दोनों में पाकिस्तान को आगे कर देना, हम अपने आप को पीछे कर लेंगे, सर खुश हो जाएंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, यही सारी चीजें आपके पास आज, और आपका जो चैप्टर था वो यहां पर खत्म हो गया।